यस। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी टॉपिक और वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक। ठीक है, मीन्स चैप्टर नंबर सेकंड नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मीनिंग क्या है। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है इसका जो मीनिंग है टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। पहले क्या होता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको माना जाता था कि किसी भी स्टेट की अगर इनकम बढ़ती है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी, इट मीन्स हर एक व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ेगी तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाने लगा। बट जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का हमारा युग है, तो उसके अंदर आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ही ना होकर, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना ही न होकर, स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार की, हेल्थ एंड एजुकेशन की जो हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं उनके अंदर भी सुधार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड, इट मीन जिसको हम जीवन शैली बोलते हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन स्तर होता है, उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ना होकर उसके साथ साथ कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन की जो हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं उनमें सुधार होना चाहिए, प्लस स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ अ पीपल या लाइफस्टाइल ऑफ अ पीपल उसमें भी सुधार होना चाहिए। और उनके साथ साथ मतलब कहने का क्या है, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे। और जीवन शैली में सुधार मीन्स आर्थिक विकास के डेफिनेशन में अगर हम बात करें कि कुपोषण, बीमारी, अनपढ़ता, बेरोजगारी या आय में असमानताओं में कमी आना शामिल है। मतलब कहना क्या होता है, लाइफ स्टाइल जो चेंज है या उसमें जीवन स्तर में जो सुधार है वो कैसे माना जाएगा, अगर जब खाने पीने की व्यवस्था में सुधार होगा। कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को तो बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा, एक परिवार को तो खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा और एक परिवार के पास खाने के लिए बहुत कुछ है। इट मीन जो व्यक्ति खाने के लिए भी तरस रहे हैं, इट मीन जो कुपोषण का शिकार है, जिनको अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, या जो बीमारियों से पीड़ित हैं, या जिनको एजुकेशन भी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं, इन उनके अकॉर्डिंग जब ये समस्याएं दूर हो जाएंगी ना, तभी हम आर्थिक विकास कहेंगे, अदरवाइज आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहता है आर्थिक विकास की परिभाषा में किसको इंक्लूड किया जाना चाहिए कि कुपोषण में कमी आनी चाहिए, बीमारियों में कमी आनी चाहिए, अनपढ़ता की जो स्थिति है उसको कम होना चाहिए। इट मीन्स पढ़ाई को या शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए और आय में जो असमानता है वो भी कम होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास के दो विचारधाराएं हैं। सबसे पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम क्लासिकल व्यू बोल सकते हैं, और दूसरा होता है मॉडर्न व्यू। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर दो बातें आती हैं, इंक्रीज इन द रियल स्टेट इनकम और इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है कब माना जाएगा, या तो एक राज्य की आय में वृद्धि हो, और दूसरा या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है। तो ये थी परंपरागत विचारधारा जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। और मॉडर्न विचारधारा में क्या है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है कि क्लासिकल और ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डेवलपमेंट,
सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारी डेफिनेशन रिगार्डिंग इंक्रीज इन द स्टेट इनकम कि जो राज्य की आय में वृद्धि से संबंधित जो परिभाषा है वो मेयर व बोल्डविन के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय एक लंबी समय अवधि तक बढ़ती है। इट मीन्स एक इकोनॉमी है उसकी जो रियल इनकम है वो एक लंबे टाइम तक बढ़ती चली जाएगी तो ही हम आर्थिक विकास मानेंगे। एक मीन्स स्टेट इनकम को ध्यान में रखते हुए, स्टेट इनकम में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बोल्ड मेयर और बॉल्डविन क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हर एक जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो वास्तविक आय एक लंबे टाइम तक बढ़ती चली जाएगी तो ही आर्थिक विकास होगा। ऐसा नहीं है कि एक वर्ष बढ़ गई दूसरे साल घट गई या फिर घट गई फिर बढ़ गई, उतार चढ़ाव होगा तो हम उसको आर्थिक विकास नहीं बोलेंगे। आर्थिक विकास तब माना जाएगा जब लगातार बढ़ती जा रही होगी अर्थव्यवस्था की आय। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया है कि वास्तविक आय। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय का मीनिंग क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ रियल नेशनल इनकम। तो यहाँ क्या कहता है, एक राज्य की स्थिर कीमतों पर, कि इट मीन जो स्टेट, एक किसी भी स्टेट की जो, जब हमने एक बात देखी होगी, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब अन्य बातें समान रहने पर, ये पढ़ते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि राज्य की जो स्थिर कीमत है, इट मीन्स वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। ठीक है, और उसको हम पर कुल उत्पादन व आय से है। मीनिंग क्या है कि चालू कीमतों पर निकाले गए राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद को, इट मीन्स एक राज्य के अंदर जितना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एक टेरिटरी मीन्स सॉरी एक स्टेट की जो सीमा है उस सीमा के अंदर जितने भी घरेलू प्रोडक्शन होती है उसकी चालू कीमतों पर इनकम की वो निकाली जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, उसको मूल्य सूचकांक से विभाजित कर दिया जाएगा। मूल्य सूचकांक मीन्स उस टाइम के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मूल्य सूचकांक का अर्थ देखो दे भी रखा है कि एक निश्चित समय अवधि में कीमतों में प्रतिशत बदलाव। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर वस्तु की कीमतों में कितना परसेंट हर साल चेंजेस होता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए कहा है कि R इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई पी। R स्टैंड्स फॉर रियल इनकम, Y स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी इनकम एट करंट प्राइस, इट मीन्स चालू कीमतों पर मौद्रिक आय, डिवाइडेड बाई P, P स्टैंड्स फॉर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स अभी काम नहीं, एक निश्चित टाइम के अंदर कीमतों में प्रतिशत बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य की आय में जो वृद्धि है वो आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनकम के, एक स्टेट की इनकम के बढ़ने पर जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो रही हो। देखो, कहने का मतलब है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर चालू कीमतों पर मौद्रिक आय ज्यादा है और प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। नो, मान लीजिएगा प्रोडक्शन तो हो रही है पर उसके साथ साथ अगर हमारी पॉपुलेशन भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही हो और प्रोडक्शन के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो रियल इनकम बढ़ने के स्थान पर घट भी सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का, तो हम उस बेस पे कहेंगे कि स्टेट इनकम की बजाय हम प्रति व्यक्ति आय अगर निकालें तो हम आर्थिक विकास का सूचक मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी डेफिनेशन आई, डेफिनेशन रिगार्डिंग इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसमें कहता है सेल्वेटोर, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर दीर्घ काल तक वृद्धि होती है। मतलब कहने का क्या है, वो यूं कहते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादकता में निरंतर वृद्धि से, कि हर एक व्यक्ति की मतलब प्रति व्यक्ति उत्पादकता, इट मीन जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कितनी हो रही है। ठीक है, इट मीन्स प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन कितनी है उसमें निरंतर वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था की जो एक्चुअल प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, तथा जो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इट मीन्स एक स्टेट के अंदर टोटल कितनी प्रोडक्शन होती है उसमें कितना लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार वृद्धि अगर होती जाएगी तो हम कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो रही है। ठीक है, कैसे, जैसे प्रति व्यक्ति आय का मीनिंग क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में कमाई गई
एवरेज इनकम, कि एक व्यक्ति है एक वर्ष में कितनी इनकम कमाता है, वो होती है प्रति व्यक्ति आय, एवरेज इनकम। ठीक है, मान लीजिएगा पूरे साल में उसने 10 लाख रुपए कमाए, तो उसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, मंथली इनकम आ जाएगी, मंथली एवरेज आ जाएगी। अगर उसको हम फिर 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन की आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या देखना है कि हमारी इकोनॉमी की टोटल इनकम कितनी है, इट मीन्स अर्थव्यवस्था की कुल आय कितनी है डिवाइडेड बाय जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा प्रति व्यक्ति कुल आय की बजाय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही हो, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है वास्तविक, अगर हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकालना चाहते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम, तो वो क्या रहेगी, वही सेम अर्थव्यवस्था की कुल वास्तविक आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या। मीन्स अर्थव्यवस्था का जो विकास है तभी माना जाएगा जबकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो रियल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। कि अगर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम लगातार बढ़ रही होगी तो ही एक देश आर्थिक विकास माना जाता है, विकसित आर्थिक विकास में वृद्धि मानेंगे, अदरवाइज आर्थिक विकास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर मान लीजिएगा जिस स्टेट की प्रति व्यक्ति आय दूसरे स्टेट्स की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, तो ये कहेंगे कि जिस स्टेट की प्रति व्यक्ति आय अधिक है वही स्टेट अधिक आर्थिक विकसित है। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच, वो यूं कहती है कि हमें प्रति व्यक्ति आय या फिर राज्य आय, स्टेट इनकम के अकॉर्डिंग हम आर्थिक विकास नहीं बोल सकते। ठीक है, हम आर्थिक विकास तो तब बोलेंगे जब हमारा हमारी जो पॉपुलेशन है उसका आर्थिक कल्याण होगा। ठीक है, ये कहता है अर्थशास्त्रियों में जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने ये फील किया कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही। मतलब कहना क्या है, चाहे हमारे डाटाज के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, परंतु फिर भी कुपोषण की समस्या है, बीमारियां हैं, अनपढ़ता है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण नहीं हो रहा, तो उसको हम आर्थिक विकास का सूचक नहीं मानेंगे। आर्थिक विकास का सूचक तो तभी मानेंगे जब कुपोषण कम होगा, बीमारियां कम होंगी। ठीक है, तो जो उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो मिल सकती हैं। बेहतर शिक्षा सुविधाएं, कि हमें हर एक व्यक्ति को शिक्षा सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाती हैं, क्योंकि वो उसकी योग्यता और ज्ञान में वृद्धि करेगी। शिक्षा स्तर जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारी शिक्षा सुविधाएं उतना ही हमारा ज़्यादा आर्थिक विकास माना जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक साधनों का न्यायोचित उपयोग, इट मीन्स जो हमें प्रकृति ने जो साधन दिए हैं उन सभी साधनों का हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, उनकी जो व्यर्थता को रोकना चाहिए। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमारा पानी है, पानी को हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम कहते भी हैं जल ही जीवन है, आने वाले टाइम में पानी की कमी हो जाएगी। आपने देखा ही होगा, पहले हमारे पास बहुत मतलब जल की भरपूर मात्रा हुआ करती थी, पर आज के टाइम पे क्या हो गया, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और पानी का लेवल बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसकी व्यर्थता जो हम वेस्टेज कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल सके। ठीक है, आज का हमारा जो बचत है, फ्यूचर में हमारा जो भविष्य होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका फ्यूचर तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। अभी हमने जो पढ़ा वही सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। वास्तविक राज्य आय में वृद्धि होनी चाहिए, बार बार वही बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट होगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो ही आर्थिक विकास माना जाएगा। आय की असमानताओं में कमी होगी तो आर्थिक विकास माना जाएगा। संरचनात्मक परिवर्तन, ये पॉइंट देखो, संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है कि आर्थिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें राज्य आय व रोजगार सृजन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, मैंने आप लोगों को बताए थे 3 सेक्टर, कौन कौन से, प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये बताया था ना, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, थर्ड वाला।
तो जो हमारा जो प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले हमारी जो नेशनल इनकम, स्टेट इनकम है, या फिर हमारे रोजगार का को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र का है, जो कि नेचुरल सोर्सेज को यूज करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा अधिक योगदान है। जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होता जा रहा है, हम प्राथमिक क्षेत्र पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होती जा रही है। देखो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। पहले ज्यादातर व्यक्ति किस पर डिपेंड होते थे? पहले क्या होते थे, ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो डिपेंड होते थे कृषि के ऊपर डिपेंड होते थे। परंतु आज के टाइम पे क्या है, कृषि से दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है नेचुरल सोर्सेज से दूर होते जा रहे हैं। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का भी योगदान बढ़ता है, अब इन दोनों का योगदान बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है टेक्नोलॉजिकल इरा आ गया है। ठीक है, सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसी तो अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्रीय परिवर्तन को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड, कि हम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये वृद्धि सिर्फ एक वर्ष ना होकर के दीर्घकाल तक होती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छी मानसून के कारण मान लीजिए किसी वर्ष अच्छी फसल हो जाती है तो वो हमारे आर्थिक विकास का सूचक नहीं होगी, बल्कि ये कहेंगे कि कम से कम आने वाले अगर लगातार 5 सालों तक लगातार हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, तो ही हम आर्थिक विकास कहेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का मीनिंग क्या है कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट कब माना जाएगा, जब हेल्थ और एजुकेशन में एक क्या जो लेवल है उसमें वृद्धि होगी। मतलब कोई भी जो कंट्री है तभी डेवलप मानेंगे, हम कंट्री के बारे में बात करें तभी डेवलप मानेंगे, क्योंकि जो उसकी जो बेसिक नीड है हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों ही चीजें फ्री हो जाएं, या इन दोनों चीजों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए, तो ऑब्वियस है वो देश तरक्की करेगा। ठीक है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मानसिक रूप से व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है, उसके माइंड में चिंता नहीं होती कि मान लीजिएगा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वही है हेल्थ और एजुकेशन है। ये दोनों चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, अब मान लीजिएगा एक व्यक्ति है उसका परिवार बढ़ जाता है तो उसके बच्चों की परवरिश की चिंता होना शुरू हो जाती है कि वो बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अच्छी फीस देनी पड़ेगी, और जो कि उसके माइंड में क्या होती है कि टेंशन बनी रहती है, तो वो माइंड से सेट नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमेशा चिंता में रहेगा तो व्यक्ति के जीने की जो उम्र है, व्यक्ति की जो उम्र है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर शिक्षा भी सुविधा हमारी अच्छी हो, या शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, या हम मान लीजिए बीमार हो जाते हैं और हमें वो अच्छी मिले, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमारी उम्र है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, डेथ रेट कम हो जाएगी, बीमारियां कम होंगी। ठीक है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे हम कहेंगे कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, बेहतर शिक्षा सुविधाएं, कि हमें हर एक व्यक्ति को शिक्षा सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाती है, क्योंकि वो उसकी योग्यता और ज्ञान में वृद्धि करेगी। शिक्षा स्तर जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारी शिक्षा सुविधाएं उतना ही हमारा ज़्यादा आर्थिक विकास माना जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक साधनों का न्यायोचित उपयोग, कि मीन्स जो हमें प्रकृति ने जो साधन दिए हैं उन सभी साधनों का हमें सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, उनकी जो व्यर्थता को रोकना चाहिए। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमारा पानी है, पानी को हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम कहते भी हैं जल ही जीवन है, आने वाले टाइम में पानी की कमी हो जाएगी। आपने देखा ही होगा पहले हमारे पास बहुत मतलब जल की भरपूर मात्रा हुआ करती थी, पर आज के टाइम पे क्या हो गया, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और पानी का लेवल बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसकी व्यर्थता जो हम वेस्टेज कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल सके। ठीक है, आज का हमारा जो बचत है, फ्यूचर में हमारा जो भविष्य होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका फ्यूचर तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। अभी हमने जो पढ़ा वही सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। वास्तविक राज्य आय में वृद्धि होनी चाहिए, बार बार वही बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट होगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो ही आर्थिक विकास माना जाएगा। आय की असमानताओं में कमी होगी तो आर्थिक विकास माना जाएगा। संरचनात्मक परिवर्तन, ये पॉइंट देखो, संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है कि आर्थिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें राज्य आय
व रोजगार सृजन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, मैंने आप लोगों को बताए थे 3 सेक्टर, कौन कौन से? प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये बताया था ना, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, थर्ड वाला। तो जो हमारा जो प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले हमारी जो नेशनल इनकम, स्टेट इनकम है, या फिर हमारे रोजगार का को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र का है, जो कि नेचुरल सोर्सेज को यूज करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा अधिक योगदान है। जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होता जा रहा है, हम प्राथमिक क्षेत्र पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होती जा रही है। देखो, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। पहले ज्यादातर व्यक्ति किस पर डिपेंड होते थे? पहले क्या होते थे, ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो डिपेंड होते थे कृषि के ऊपर डिपेंड होते थे। परंतु आज के टाइम पे क्या है, कृषि से दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है नेचुरल सोर्सेज से दूर होते जा रहे हैं। द्वितीय और टर्सरी क्षेत्र का भी योगदान बढ़ता है, अब इन दोनों का योगदान बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है टेक्नोलॉजिकल इरा आ गया है। ठीक है, सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसी तो अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्रीय परिवर्तन को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड, कि हम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये वृद्धि सिर्फ एक वर्ष ना होकर के दीर्घकाल तक होती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छी मानसून के कारण मान लीजिए किसी वर्ष अच्छी फसल हो जाती है तो वो हमारे आर्थिक विकास का सूचक नहीं होगी, बल्कि ये कहेंगे कि कम से कम आने वाले अगर लगातार 5 सालों तक लगातार हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, तो ही हम आर्थिक विकास कहेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का मीनिंग क्या है कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट कब माना जाएगा, जब हेल्थ और एजुकेशन में एक क्या जो लेवल है उसमें वृद्धि होगी। मतलब कोई भी जो कंट्री है तभी डेवलप मानेंगे, हम कंट्री के बारे में बात करें तभी डेवलप मानेंगे, क्योंकि जो उसकी जो बेसिक नीड है हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों ही चीजें फ्री हो जाएं, या इन दोनों चीजों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए, तो ऑब्वियस है वो देश तरक्की करेगा। ठीक है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मानसिक रूप से व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है, उसके माइंड में चिंता नहीं होती कि मान लीजिएगा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो हैं हेल्थ और एजुकेशन है। ये दोनों चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, अब मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, उसका परिवार बढ़ जाता है तो उसके बच्चों की परवरिश की चिंता होना शुरू हो जाती है कि वो बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अच्छी फीस देनी पड़ेगी, और जो कि उसके माइंड में क्या होती है कि टेंशन बनी रहती है, तो वो माइंड से सेट नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमेशा चिंता में रहेगा तो व्यक्ति के जीने की जो उम्र है, व्यक्ति की जो उम्र है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर शिक्षा भी सुविधा हमारी अच्छी हो, या शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, या हम मान लीजिए बीमार हो जाते हैं और हमें वो अच्छी मिले, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमारी उम्र है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, डेथ रेट कम हो जाएगी, बीमारियां कम होंगी। ठीक है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे हम कहेंगे कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्धनता में कमी। ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक विकास तब मानेंगे जब निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में कमी होगी। संस्थागत विकास वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कि हमारे पास जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे बैंक है, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस कंपनी है, स्कूल कॉलेज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, इन सभी का विकास होगा तो ही हमारा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट माना जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में बात आएगा, डेवलपमेंट के बारे में बात आएगा, तो उसमें क्या आएगा कि हमारे जैसे यातायात के संसाधन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारे जो ऊर्जा के साधन हैं, ठीक है, जैसे बिजली है, बिजली, पानी है, और यातायात के साधन जैसे हमारे रेलवे है, रोडवेज है, दूसरा फिर हमारा एयरलाइंस है, दूर संचार में जैसे हमारा टेलीफोनिक है, नेटवर्किंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी तो ही हम आधारभूत डेवलपमेंट या विकास मानेंगे। ठीक है, बात आते हैं कि क्यों आर्थिक विकास की आवश्यकता पड़ी, नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
वही सबसे पहला पॉइंट कि राज्य की आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए कि हमें आर्थिक विकास की हेल्प लेनी पड़ी। कहता है कि आर्थिक विकास की आवश्यकता अर्थव्यवस्था के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, इनका विकास करके उत्पादन में वृद्धि करके राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए होती है। इट मीन्स जैसे जैसे हमारे तीनों जो क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों का जो विकास होगा, इनका विकास होने से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा, मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, स्टेट की इनकम है इंक्रीज होगी। ठीक है, स्टेट इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ जनसंख्या की जो अधिक वृद्धि दर है उसको भी कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। ठीक है, नेक्स्ट होगा ऊंचा जीवन स्तर। आर्थिक विकास के लिए लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठना जरूरी है। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, उनको अच्छा खाना मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, अच्छा पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे। इट मीन्स वही हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, या फिर अदर जो फैसिलिटीज हैं वो प्राप्त होंगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि लोगों की कार्य करने की क्षमता और उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट होगा मोर कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियस है कि जितने भी हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनकी जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो कम होती है। आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए, उनकी बचत बढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब मान लीजिएगा इनकम ज़्यादा है और उसी को वो एज इट उसी टाइम पे कंजप्शन पे खर्च कर देते हैं। मान लीजिएगा जितनी हमारी इनकम आई उतना ही हमने सारा खर्च कर दिया। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने सेविंग तो की नहीं। अगर जब तक सेविंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम अपना पैसा नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, हम हमारा जो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा कि जितना इनकम होता है उसमें से बचत को बढ़ावा देना चाहिए। जितनी ज़्यादा बचत होगी उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट रेट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट है किसका रूप लेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट का रूप लेगी। इट मीन्स हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है जो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कि कृषि पर कम निर्भरता। ज़्यादातर जो राज्य हैं वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, ये उनके पिछड़ेपन का सबसे ज़्यादा मेन मुख्य कारण होता है, क्योंकि कंप्लीटली टोटली टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर अगर हो जाएंगे, ठीक है, और इंडस्ट्रीज के ऊपर अगर हम डिपेंड नहीं होंगे तो इससे क्या रहेगा कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग है सही तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट होगा सेल्फ सफिशियंसी। इट मीन्स आर्थिक विकास की आवश्यकता आत्मनिर्भरता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी होती है। इट मीन्स कहने का क्या है कि हम आत्मनिर्भर हों। ठीक है, वो कैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट कम से कम करें। ठीक है, और भुगतान संतुलन है उसको सही बनाए रखें। भुगतान संतुलन का मतलब है कि जितने हमें प्राप्तियां होंगी, ठीक है, और जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, इसके लिए भी आर्थिक विकास की आवश्यकता हुई। निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान, कि निर्धनता रेखा जो निर्धन देश हैं निर्धन ही बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अल्प विकसित जो देश हैं उनका एक मुख्य कारण है निर्धनता के दुष्चक्र को भगाना या खत्म करना। आर्थिक विकास के कारण निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद है मानवीय पूंजी का निर्माण। अल्प विकसित राज्यों में मानवीय पूंजी पिछड़ी हुई होती है, क्योंकि मानवीय पूंजी का मतलब होता है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग न मिलने के कारण वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन नहीं कर पाते। और वो किसकी वजह से हो सकता है, अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग किस वजह से नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है उस स्टैंडर्ड की नहीं होती, उनका हेल्थ इशू रहता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो आर्थिक विकास के कारण राज्य में शिक्षा का प्रसार होता है। जितनी हमारी एजुकेशन अच्छी होगी उसी के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। हेल्थ जो सर्विसेज हैं अच्छी रहेंगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, जिससे क्या होगा कि जितना हम
ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इट मीन्स मानवीय जो संसाधन है, मानवीय संसाधन का मतलब कि काम करने वाले व्यक्तियों का की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं मानवीय पूंजी निर्माण। ठीक है, तो इन इसका कार्यकुशलता और उत्पादकता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक था